हेलो, कैसे हैं आप लोग। प्यारे साथियों, इस वीडियो में वायुमंडल से संबंधित 50+ क्वेश्चंस हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हमने जो वायुमंडल का लेक्चर ले रखा है, लेक्चर 5 और 6, लेक्चर 5 में हमने वायुमंडल के संरचना के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था और लेक्चर 6 में वायुमंडल के संगठन के बारे में यानी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। तो वायुमंडल से अगर देखा जाए तो वायुमंडल नामक चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनसे ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वायुमंडल से रिलेटेड हैं, जो कि 50+ क्वेश्चन है प्यारे साथियों। तो आपको यह वीडियो तभी देखना है जब आप लोग पहले लेक्चर 5 और लेक्चर 6 को देख लेते हैं। तो देखने के बाद अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आप इस क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस वीडियो है, न कि लेक्चर है। प्यारे साथियों, अगर अभी तक उसे नहीं देखे हैं तो पहले दोनों लेक्चर देख लें। प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जियोग्राफी लेक्चर प्लेलिस्ट जो बनाया हुआ है वो है जियोग्राफी लेक्चर। जियोग्राफी लेक्चर नाम से प्लेलिस्ट बना है प्यारे साथियों। इस जियोग्राफी लेक्चर नामक प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से लेक्चर 5 और लेक्चर 6 जिसमें हमने वायुमंडल के बारे में डिस्कस किया है, डिटेल से हमने डिस्कस किया है प्यारे साथियों। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा अगर आप उसको बेहतर रूप से देख लेते हैं। तो शुरू से अंत तक वीडियो उसको देख लेते हैं तो वायुमंडल के ये जो 50 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं इसमें एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और वास्तव में वायुमंडल आपका रेडी तैयार है, वह चैप्टर तैयार है। तो आप इस 50+ क्वेश्चंस में से आप देखें कि कितने क्वेश्चंस कर लेते हैं। आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। प्यारे साथियों, इसको देखने से एक फ़ायदा आपको ये होगा कि जो कुछ भी हम लेक्चर में नहीं बताए हैं, जो कुछ पॉइंट छूट चुका है उसको यहाँ पे कवर कर दिया जाएगा क्वेश्चन के जरिए, ठीक है। तो यहाँ पे गौर करिएगा, वायुमंडल के पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग जो है 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। तो यहाँ पे गौर करिएगा, जितने भी वायुमंडल का जो पार्ट है 100%, वो 100% अपने आप में 100% है। इस 100% में से प्यारे साथियों ना 97% जो है वायुमंडल के, यानी गौर करिएगा पृथ्वी के सतह से 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही यह 97% वायुमंडल का हिस्सा पाया जाता है। पॉइंट को याद रखिएगा कि 29 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक केवल 97% भाग क्या है, वायुमंडल का 97% भाग पाया जाता है। याद रखिएगा, केवल 3% ऐसा हिस्सा है जो 29 किलोमीटर के ऊपर है। यानी इससे ये जाहिर होता है कि निचले एरिया में, वायुमंडल के निचले हिस्से में गैस यानी वायुमंडल में विद्यमान जो गैसें हैं, गैसों का घनत्व ज़्यादा है, ठीक है ना। आइए देखते हैं, हमने डेफिनेशन में भी क्लियर कर रखा है। आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। उम्मीद है इस पॉइंट को समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों है, देखिए ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, अगर लेक्चर को ध्यान से सुने हैं, लेक्चर को ध्यान से देखे हैं तो ये क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिया है असत्य है। तो ऑप्शन ए है, वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। जी हाँ, लगभग 10,000 किलोमीटर तक ऊंचाई तक है प्यारे साथियों, ठीक है ना। ये ऑप्शन सही है। बी है, वायुमंडल का 50% भाग जो है 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। देखिए यहाँ पे 50% भाग दिया है और किलोमीटर कितना दिया है, 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक। जी हाँ दोस्तों, ये भी सही है, ठीक है ना। असत्य यहाँ पे पूछा, असत्य पूछा है। आप कंफ्यूज ना रहिएगा, हम लेक्चर में 1000 बताए हैं तो 1000 मैं बताया हूँ, लेकिन 10,000 किलोमीटर तक, 10,000 किलोमीटर का भी हमने डिस्कस किया है, क्योंकि 1000 किलोमीटर तक आमतौर पे माना जाता है, ठीक है ना। ये हमने लेक्चर में बता रखा है। आइए देखते हैं सी पे, ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। जी हाँ प्यारे साथियों, यह जो ऑप्शन है गलत है,
क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई के साथ ऊंचाई बढ़ेगी जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है, जो कि इसमें दिया है वृद्धि होती है। यही ऑप्शन क्या है, असत्य है। और डी भी सही है, वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैस और ऊपरी स्तर में हल्की गैसों की प्रधानता है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी होगा, जो कि असत्य है। ठीक है ना। आइए, और 3 जो है ये क्या दिया है, सत्य है। तो यहाँ असत्य पूछा था, तो असत्य को हमने असत्य ऑप्शन को क्या करना था, चुनना था। ठीक है ना। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आसान क्वेश्चन है। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। जी हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। तो प्यारे साथियों, अस्थायी तत्व, जो भी क्वेश्चन इसमें नया मिले आप नोट कर रखिएगा। तो वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है जलवाष्प। ठीक है ना। कौन है, जलवाष्प है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। आसान क्वेश्चन है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर देने की कोशिश करें। इसका सही आंसर क्या होगा, सी, नाइट्रोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, अक्रिय गैस कौन सी पूछा है। तो प्यारे साथियों, आपको पता है कि अक्रिय गैस जो है, सर्वाधिक अक्रिय गैस पाया जाने वाला है कौन, आर्गन। ठीक है ना, आपको पता है ये। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्सप्लेन हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर 5 और लेक्चर 6 में हमने बखूबी उसका एक्सप्लेन हम किए हैं। उसको आप देख लें, तो इसको देखें तो बेहतर रहेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। वीडियो को पॉज करें, इसका आंसर देने की कोशिश करें। प्यारे साथियों, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है सूर्य की सीधी किरणों से, पृथ्वी के विकिरण द्वारा, पृथ्वी के अंदर उष्मन से, अंदर की उष्मा से, पृथ्वी की गति के घर्षण से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वायुमंडल मुख्यतः जो गर्म होता है ना, वह पृथ्वी से विकिरण द्वारा गर्म होता है। यानी प्यारे साथियों, जो पृथ्वी जो है, सूर्य ताप, जो सौर किरणें जो होती हैं, जो सूर्यताप के रूप में लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पे आती है, और पृथ्वी गर्म होता है और इससे उष्मन होता है, पार्थिव उष्मन होता है, जो कि दीर्घ तरंगों के रूप में उष्मन होता है। और ये वायुमंडल इस दीर्घ तरंगों को बाहर नहीं जाने देता है, जिसकी वजह से इससे यह पृथ्वी क्या होती है, वायुमंडल क्या होता है, गर्म रहता है। वायुमंडल क्या रहता है, गर्म रहता है। ठीक है ना, और जिससे जीवन संभव हो पाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी, पृथ्वी से विकिरण द्वारा। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ध्यान से देखिएगा आप। निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है। यहाँ पे देखिएगा, वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है। यानी आपको पता है कि पहले नंबर पे कौन है, नाइट्रोजन है, दूसरे पे ऑक्सीजन है, तीसरे पे आर्गन है, चौथे पे CO2 है। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो बढ़ते हुए मात्रा को दिखा रहा है, वायुमंडल गैसों की बढ़ते हुए मात्रा ना। तो बढ़ना के मतलब क्या है, सबसे कम पहले लेंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा, ओजोन यहाँ दिया है, कार्बन दिया है, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन दिया है, फिर डाइऑक्साइड दिया है। थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करें आप लोग। तो प्यारे साथियों, अगर देखा जाए तो यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में लिया है तो ओजोन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, उसके बाद ऑक्सीजन होगा, बढ़ते हुए क्रम में नाइट्रोजन होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ये सही होगा प्यारे साथियों, ये सही होगा। ठीक है ना। ठीक है, चलते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है प्यारे साथियों। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी जो गैस है उसका नाम क्या है, CO2 गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है। तो सूर्य की जो तीव्र किरणें हैं उसे झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ओजोन। ठीक है, ओजोन। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने है, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से गैसों का सही अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम यहाँ पे बोले तो बढ़ते से छोटे हुए क्रम में ना, यानी बड़े से छोटे क्रम में। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो अवरोही क्रम पूछा है, यानी डिसेंडिंग आर्डर पूछा है। तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गैस कौन है, नाइट्रोजन है। तो एक सही है, एक नाइट्रोजन हो गया। उसके बाद अवरोही क्रम में लिया है तो उससे कम क्या है,
ऑक्सीजन है यानी 1 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन के बाद क्या है, आर्गन है, आर्गन यानी 4 हो जाएगा। 1 3 4 किस में है, 1 3 4 यहीं से देख लीजिए कैच हो गया, AC सही है ना, 1 3 4। तो यहाँ पे सही और वही क्रम में है ऑप्शन सी 1 3 4 2 और 5। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा, ध्यान दीजिएगा, भूपृष्ठ से परावर्तित जो अवरक्त विकिरण है के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जी हाँ, तो भूपृष्ठ से जो परावर्तित अवरक्त विकिरण है उसके अवशोषण द्वारा जो वायुमंडल होता है कि तापमान में वृद्धि होती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं प्यारे साथियों, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्रीन हाउस गैस प्रभाव। ठीक है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, जो नया मिले आप उसको नोट कर रखिएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन के प्रतिशत कितना है। बहुत ही आसान है, वायुमंडल में नाइट्रोजन प्यारे साथियों तो लगभग कितना है, 78.03% है, यानी लगभग 78% है। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सही उत्तर चुनिए जो वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाता है। जी हाँ, वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाता है, वही सही ऑप्शन आपको चुनना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम देखें इसको तो ए को देखा जाए आयन मंडल दिया है, उसके बाद दिया है आयतन मंडल दिया है, मध्य मंडल दिया है, समताप मंडल, परिवर्तन मंडल। यहाँ पे क्रम यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है ना, आयन मंडल, आयतन मंडल। बी देखा जाए परिवर्तन मंडल दिया है, बी पे क्या है, परिवर्तन मंडल यानी परिवर्तन क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और आयतन मंडल, ये दिया है बी पे। सी पे दिया है आयतन मंडल, परिवर्तन मंडल, आयन मंडल, ये तो इधर उधर है, हौच पौच में है। और डी दिया है मध्य मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, ये भी हौच पौच में प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा, परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, उसके बाद आता है मध्य मंडल, उसके बाद आता है आयन मंडल, उसके बाद आता है आयतन मंडल। जी हाँ, जो बहिर्मंडल होता है उसे आयतन मंडल भी कहते हैं। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य कारण क्या है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन को देखिएगा, मुख्य आधार क्या है। तो वायुमंडल को क्षोभ मंडल और समताप मंडल में, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ कंप्रोमाइज करिए। वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है प्यारे साथियों। तो यहाँ पे मुख्य आधार है क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मुख्य आधार क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ए तापमान। तापमान ही क्या है, मुख्य आधार है, जिसके आधार पे वायुमंडल को क्षोभ मंडल और समताप मंडल में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है। जी हाँ, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई पूछा है प्यारे साथियों, लगभग पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन में दिया है 14 किलोमीटर, ये जो कि सही है। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं। आसान क्वेश्चन है प्यारे साथियों। तो संवहन मंडल किससे कहते हैं प्यारे साथियों, तो इसको क्षोभ मंडल को हम क्या कहते हैं, इसको क्षोभ मंडल को संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है। आसान क्वेश्चन ये भी है, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है प्यारे साथियों। तो हमने बताया था कि ग्रीष्म ऋतु में जो है क्षोभ मंडल की ऊंचाई में क्या होती है, वृद्धि होती है ना, ग्रीष्म ऋतु में। पॉइंट को क्लियर रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में क्या होती है, वृद्धि होती है, और शीत ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में क्या होती है, कमी होती है ना। पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई है। हाँ, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई क्या है प्यारे साहब, अधिकतम पूछा है यहाँ पे धरातल से, तो अधिकतम पूछा है तो क्या हो जाएगा 18 किलोमीटर। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास की 1 डिग्री सेल्सियस प्रति एक, ध्यान दीजिएगा, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति एक, क्या प्रति एक, तो यहाँ पे आपको पता है कि क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य जो ह्रास दर है, यहाँ पे पृथ्वी के सतह से जैसे 165 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होती है, ह्रास होती है। तो कहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी होगा, 165 मीटर। ठीक है ना, लेते हैं अगला पॉइंट।
क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है, क्यों? क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल का सबसे तप्त परत है, क्यों? क्योंकि यह सूर्य के निकटतम है क्षोभ मंडल। जी नहीं, ये तो गलत है। इसमें आवेशित कण है। जी नहीं, ये भी गलत है। यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त होता है। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। यह पृथ्वी के पृष्ठ से क्या होता है? तप्त होता है। ठीक है ना। क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी के पृष्ठ से क्या होता है? तप्त होता है, यानी पृथ्वी के पार्थिव उष्मन से क्या होता है? यह तप्त होता है। ठीक है ना। लेते हैं अगला पॉइंट। अगला है क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? आसान है। क्षोभ मंडल समताप मंडल के बीच जो स्थित संक्रमण क्षेत्र होता है प्यारे साथियों, उसको कहते हैं क्षोभ सीमा। क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा कहते हैं, यानी ट्रोपोपाज कहते हैं। क्या? ट्रोपोपाज कहते हैं। ट्रोपोपाज कहते हैं। ट्रोपोपाज कहते हैं। ठीक है। लेते हैं अगला पॉइंट। ये वो है। लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो जाहिर सी बात है कि जो सबसे निचला परत होगा वहाँ पे सर्वाधिक घनत्व होगा। तो निचला परत कौन है प्यारे साथियों? ये है क्षोभ मंडल। ठीक है। लेते हैं अगला पॉइंट। अगला क्वेश्चन है विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली, विभिन्न जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती है? प्यारे साथियों थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आसान क्वेश्चन है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? क्षोभ मंडल ना। जितने भी मौसम संबंधित क्रियाएं होती हैं ये सभी क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्षोभ मंडल वायुमंडल का निचला स्तर है ना। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा से, हाँ देखिएगा भूमध्य रेखा से पूछा है तो भूमध्य रेखा पर होती है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे मील में दिया है, तो किलोमीटर में तो 18 किलोमीटर है, यहाँ पे मील में दिया है प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 10 मील तक। ठीक है ना। लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? जहाँ हाँ ध्यान से देखिएगा, मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है प्यारे साथियों? तो मेघ गर्जन जो है वायुमंडल के, जी हाँ वायुमंडल के क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है ना। लेते हैं अगला पॉइंट। अगला क्वेश्चन है परिवर्तन मंडल या क्षोभ में तापमान, परिवर्तन मंडल या क्षोभ में तापमान कैसा रहता है? तो प्यारे साथियों क्या ऊंचाई के साथ घटता है? ऑप्शन बी ऊंचाई के साथ बढ़ता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी पहले घटता है पुनः बढ़ता है। जी हाँ इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। जी हाँ ऊंचाई के साथ जो है क्षोभ मंडल में तापमान घटता है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर है, तो प्यारे साथियों स्ट्रेटोस्फीयर जो है यह कहाँ है? तो ध्यान दीजिएगा वायुमंडल का मध्यस्थ प्रदेश। जी नहीं, वायुमंडल का मध्यस्थ प्रदेश नहीं है। वायुमंडल का ऊपरी प्रदेश, जी ये भी गलत है। वायुमंडल का निचला प्रदेश, ये भी गलत है। जी हाँ क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश को क्या कहते हैं? समताप मंडल कहते हैं ना, जो कि क्षोभ मंडल के ऊपर ही तो है। देते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों ये जितने भी हमने क्वेश्चन रखा है ये वायुमंडल नामक चैप्टर हमने जो पढ़ा रखा है उससे रिलेटेड है। अगर उस लेक्चर को पढ़ लिया है तो इसको अगर आप देख रहे हैं तो बेहतर रूप से क्वेश्चन कर ले जा रहे होंगे, और नहीं तो आप मिस कर जा रहे होंगे। प्यारे साथियों आप पहले उस लेक्चर को देख लें, उसके बाद ये प्रैक्टिस करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है। आते हैं 28 क्वेश्चन नंबर। वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? हाँ तापमान में उतार चढ़ाव किस मंडल में नहीं होता है प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? समताप मंडल में। ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? आसान है। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है ना। वीडियो को पोस्ट करके आप आंसर दे लीजिएगा। ठीक है। लेते हैं अगला पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? जी हाँ आसान है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करती है? तो समताप मंडल अवशोषित ना, समताप मंडल दिया है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा। ये दिया है तो यहाँ पे समताप मंडल भी दिया है और यहाँ पे ओजोन मंडल भी दिया है प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, ओजोन मंडल, जो कि समताप मंडल कैसा है। अगर ऑप्शन में समताप मंडल और ओजोन मंडल दोनों दिया है तो ओजोन मंडल को हमको यहाँ आंसर करना होगा। ठीक है ना। ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों है समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि, यानी समताप मंडल है जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि, इसका आंसर दीजिए। क्योंकि इस परत में तापमान सम रहता है जो ईंधन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति है।
बी, ये तो गलत है। ए बी, इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम होती है। सी, यह परत विमान भेदी शस्त्रों की मारक क्षमता से बाहर है। ऑप्शन डी, इस परत में बादल तथा अन्य मौसम घटनाएं नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल, इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है। ठीक है ना। लेते हैं अगला है समताप मंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे असत्य दिया है प्यारे साथियों। तो यहाँ पे देखिएगा, समताप मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। जी हाँ, ये तो सही है। समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है। जी नहीं, समताप मंडल की सीमा जो है मध्य मंडल से मिलती है, न कि आयन मंडल से। तो असत्य दिया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ओजोन परत के प्रति वर्ष 7% की दर से अवक्षय के कारण इसमें 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकार का एक बड़ा छिद्र बन गया है। यह छिद्र अवस्थित है, यानी ओजोन मंडल में प्यारे साथियों ना छिद्र बन गया है। तो यह छिद्र किधर है, आर्कटिक के ऊपर है क्या, आर्कटिक के ऊपर है, नहीं। क्या ध्रुवों के ऊपर है, नहीं। क्या अमेरिका एवं यूरोप के ऊपर है, नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अंटार्कटिका के ऊपर है प्यारे साथियों। ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती है। आसान है, रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाली जो परत है उसका नाम क्या है प्यारे साथियों, उसका नाम है क्या, आयन मंडल। ठीक है ना, आयन मंडल। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होता है। संचार मंडल दिया है प्यारे साथियों। तो जितने भी संचार मंडल हैं यह संचार उपग्रह है। संचार उपग्रह अगर पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा आयन मंडल। ठीक है ना। संचार उपग्रह जो है तो ये आयन मंडल में ही क्या होते हैं, स्थापित किए जाते हैं। संचार मंडल के अन्य जो मंडल होते हैं, अन्य संचार उपग्रह के अन्य जो उपग्रह होते हैं वह बहिर्मंडल में स्थापित किए जाते हैं। ठीक है ना, पॉइंट क्लियर हो गया। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन है। यानी ओजोन स्तर का अवक्षय हो जाए, यहाँ पे दिया है ओजोन मंडल में, वायुमंडल में, ध्यान से देखिएगा, वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, लेते हैं अगला पॉइंट। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, रेडियो की लघु तरंगे आयनमंडल की किस परत को परावर्तित होकर धरातल पर, ध्यान से थोड़ा सा देखने की कोशिश, समझने की कोशिश करिएगा। हाँ, तो यहाँ पे देखिएगा, रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पे आती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आयन मंडल भी 3 परतों में है, परत डी, ई, एफ, जी। तो डी, ई, एफ और जी किस परत से यह टकरा कर लघु तरंग है ना, लघु तरंगे पूछा है प्यारे साथियों। तो यहाँ पे हमने लेक्चर में बता रखा है, जो दीर्घ तरंगे होती हैं वो डी से परावर्तित होती है, जो मध्यम तरंगे होती हैं वो एफ से परावर्तित होती है, और जो लघु तरंगे होती है वह डी मध्यम तरंगे ई से परावर्तित होती है प्यारे साथियों। और जो मध्यम क्या नाम है यहाँ पे लघु तरंगे, तो यह एफ से परावर्तित होती है। ठीक है ना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, एफ ना, यहाँ पे सी है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्यारे साथियों, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है। यहाँ पे देखिएगा, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है। तो प्यारे साथियों यह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, क्षोभ मंडल में। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जानते हैं। मौसमी परिवर्तन के छत के नाम से किसे जानते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, जी हाँ, क्षोभ मंडल। ठीक है ना, क्या होगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो क्षोभ मंडल होगा। ठीक है, क्षोभ मंडल। लेते हैं अगला क्वेश्चन। हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं ना। तो प्यारे साथियों, हवाई जहाज जो प्रायः उड़ते हैं कहाँ पे, समताप मंडल में। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं। जी हाँ, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को प्यारे साथियों क्या कहते हैं। आसान क्वेश्चन है, बहिर्मंडल। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है। आसान है, वीडियो को पॉज कर लें, इसका आंसर दें। आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में दिया है, तो इसका सही आंसर होता है ट्रोपोस्फीयर, क्योंकि क्षोभ मंडल है प्यारे साथियों, और क्षोभ मंडल को ही क्या कहते हैं इंग्लिश में, ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है। जी हाँ, ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है। तो आसान क्वेश्चन है, समताप मंडल में होता है। ठीक है ना,
लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है। हाँ, आसान देखिएगा क्वेश्चन, थोड़ा नोट कर लीजिएगा, और ये आपको अच्छा नया लगे तो ठीक है ना। क्वेश्चन अगर नया लगे तो आप नोट कर लिया करिए। समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है प्यारे साथियों। तो समुद्र तल पर औसत वायुदाब जो होता है वह 1013.25 मिलीबार होता है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है। वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है। वायुदाब सर्वाधिक पूछा है जब वायु होती है। ठंडी तथा शुष्क, ठंडी तथा नम, उष्ण तथा शुष्क। यहाँ पे देखिएगा प्यारे साथियों, ये दोनों तो गलत है, और यहाँ पे ठंडी तथा शुष्क, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा, ठंडी तथा शुष्क, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है वायुदाब में अचानक आने वाली कमी। वायुदाब में अचानक कमी आ रही है, निम्न में से किसका सूचक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, तूफानी मौसम, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सामान्य वायुदाब पाया जाता है। जी हाँ, सामान्य वायुदाब पाया जाता है कहाँ पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जी हाँ, सी, सागर तल पर, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य पूछा है यहाँ पे, देखिएगा, असत्य नहीं, सत्य पूछा है। वायुदाब के घटने बढ़ने की प्रक्रिया को वायुदाब उच्चावच कहते हैं। बी है वायुदाब के उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है। ये बिल्कुल, ये भी सही है, ये भी सही है। 60 डिग्री अक्षांश के बाद वायुदाब दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ये भी सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपरोक्त सभी सही है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। ग्लोब पर दाब कटिबंध की संख्या कितनी होती है। यानी ग्लोब जो होता है, ये ग्लोब, इस ग्लोब पर दाब कटिबंध की संख्या कितनी होती है। ये दाब कटिबंध की संख्या कितनी होती है प्यारे साथियों, इसकी संख्या होती है 7 ना। आप सुनिए क्या है, ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने तत्व। देखिएगा, विषुवतरेखीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है। तो विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है। तो विषुवत रेखीय दाब की निम्न दाब की पेटी पे साथियों दोनों में क्या, ये देखिएगा, ये है आपका तो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के एरिया को क्या कहते हैं, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी कहा जाता है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है डोल्ड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है। जी हाँ, डोल्ड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है प्यारे साथियों। तो यह पाया जाता है दोनों गोलार्धों में। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सॉरी डी सही है, 5 डिग्री एन, 5 डिग्री दक्षिणी। यानी ये जो ग्लोब है प्यारे साथियों, ये भूमध्य रेखा है, तो इससे यानी यहाँ पे देखिएगा, इससे अगर देखा जाए तो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो बीच का एरिया है, इसको कहते हैं डोल्ड्रम या शांत पेटी कहा जाता है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डोल्ड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है। जी हाँ, डोल्ड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है निम्न दाब एवं वायु का अवतलन, निम्न दाब एवं मंद पूर्वी पवन, और डी सी है सामान्य दाब एवं वायु का अवतलन, और डी है निम्न दाब एवं शांत पवन। ध्यान दीजिएगा, निम्न दाब यानी जाहिर सी बात है डोल्ड्रम के आसपास जो है ये दाब क्या होता है, निम्न होता है ना। दाब क्या होता है, निम्न होता है, और पवन क्या होता है, शांत होता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। तो वही डोल्ड्रम वाली कहानी है। तो शांत पेटी जो है किस रेखा के दोनों तरफ पाई जाती है, तो भूमध्य रेखा के दोनों तरफ पाई जाती है। तो प्यारे साथियों, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन है, नहीं 2 क्वेश्चन और है, देख लीजिए, 3 क्वेश्चन और है प्यारे साथियों, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 54 है विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित है। ठीक है ना, विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल है निम्न में से किस पेटी में स्थित है प्यारे साथियों। तो उष्ण मरुस्थल की अगर बात की जाए तो यह कहाँ पे है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मरुस्थल की बात किया जा रहा है। तो उपोष्ण, यहाँ पे देखिएगा उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब पेटी, ठीक है ना, इसका सही आंसर होगा बी उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब पेटी, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत है। तो प्यारे साथियों ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल, और उसके ऊपर कौन है, तो समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर है, ठीक है। और लेते हैं अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, जी नहीं, यह क्वेश्चन 57 है यहाँ पे।
थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती है? तो प्यारे साथियों, जेट धाराएं जो है यह प्रायः कहाँ पाई जाती है? तो क्षोभ सीमा में पाई जाती है, ठीक है ना। कहाँ पर पाई जाती है? क्षोभ सीमा में पाई जाती है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है? तो प्यारे साथियों, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है? तो 5 है, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, ये रहा वायुमंडल से संबंधित क्वेश्चंस। उम्मीद है इनमें से क्वेश्चन जो हैं आप अधिकतर क्वेश्चन आप कर लिए होंगे। तो प्यारे साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। और इस चैनल पे आप हैं तो इसमें फ़ायदा क्या है आपको कि पहले आपको लेक्चर मिलेगा, लेक्चर के बाद आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, ये क्वेश्चंस मिलेंगे प्यारे साथियों। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। और चैप्टर वाइज, हाँ, चैप्टर वाइज क्वेश्चन का संग्रह है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन का संग्रह है प्यारे साथियों। और इन क्वेश्चंस के संग्रह को आपको देखना है तो क्वेश्चन बैंक, जी हाँ, भूगोल क्वेश्चन बैंक, भूगोल क्वेश्चन बैंक से प्लेलिस्ट बना हुआ है, भूगोल क्वेश्चन बैंक से प्लेलिस्ट बना हुआ है प्यारे साथियों। इस भूगोल क्वेश्चन बैंक प्लेलिस्ट में जाइए और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।